बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस लेक्चर सीरीज़ के 11वें लेक्चर के साथ मैं आप तमामी स्टूडेंट को खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम चैप्टर नंबर 9 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये हम मुकम्मल कर चुके हैं जी। शुरू के 6 लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 को मुकम्मल किया था, जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्कस की थी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 7 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक हमने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने अल्काइल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को डिस्कस किया। आज से हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम उन फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि जिनके अंदर ऑक्सीजन शामिल होता है, जिसके अंदर अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर ये शामिल होंगे। तो इन तमाम की केमिस्ट्री को इंशाअल्लाह ताला हम अब से आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की केमिस्ट्री को आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। आपके कोर्स के अंदर 2 अल्कोहल्स हैं और दोनों की केमिस्ट्री को हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। एक मेथनॉल है और दूसरा इथेनॉल है। मीथेनॉल का मतलब एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी CH3OH और इथेनॉल का मतलब 2 कार्बन वाला अल्कोहल। तो इन दोनों ही अल्कोहल्स को हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्कोहल फैमिली के ये 2 मेंबर्स हैं जी। पहला मेंबर मेथनॉल है जिसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करने जाएंगे और उसके बाद जो दूसरा मेंबर है वो इथेनॉल है। इन दोनों की केमिस्ट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ मिथेनॉल से हम स्टार्ट करते हैं जी। मिथेनॉल का फार्मूला आपके सामने है जी, CH3OH। तो OH ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाए यानी हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाए तो ये क्या कहलाता है? ये आपका अल्कोहल कहलाता है और एक कार्बन के साथ हो तो ये मेथनॉल कहलाता है। तो मिथेनॉल अल्कोहल का पहला मेंबर है और इसके अंदर एक कार्बन मौजूद होता है। आइए इसकी तैयारी का तरीका देखते हैं। तो मिथेनॉल को बनाने का जो तरीका है जी और जो इंडस्ट्रियल तरीका है, इंडस्ट्रियल मेथड है मिथेनॉल को बनाने का, मिथेनॉल को वाटर गैस से बनाया जाता है जी। वाटर गैस क्या होती है इसकी हम बात करते हैं जी। तो वाटर गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो वाटर गैस अभी आपके लिए नया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप वाटर गैस को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो वाटर गैस क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। इस वाटर गैस को जब हीट किया जाता है अप टू 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्पेसिफाइड प्रेशर ऑफ 200 एटमॉस्फेयर, कैटलिस्ट को यूज करना पड़ता है विच इज द मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। मिथेनॉल के वेपर्स आपको मिलते हैं जी। तो वाटर गैस मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जी। ये वाटर गैस है आपके सामने विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये कैटलिस्ट है जिसकी प्रेजेंस के अंदर इस वाटर गैस को आपने हीट किया है अप टू 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड एट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। दिस वाटर गैस इज कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल, जिसको आप मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जो आपको वेपर्स मिलते हैं मिथेनॉल के उसको कंडेंस किया जाता है ताकि आप मिथेनॉल को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकें जी। तो ये सिंपल सा तरीका है जी कि वाटर गैस के जरिए मेथेनॉल को बनाया जाता है। वाटर गैस को हीट किया जाता है अंडर स्पेसिफाइड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटलिस्ट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। और ये कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी बिकॉज दीज कंडीशन आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम द वाटर गैस। तो वाटर गैस को 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब वाटर गैस को हीट किया जाता है तो वाटर गैस कन्वर्ट हो जाती है मिथेनॉल के अंदर और इसको वेपर्स के फॉर्म में ये आपको मिलता है, जिसको कंडेंस किया जाता है और आपको मिथेनॉल हासिल होता है। तो ये मिथेनॉल को बनाने का तरीका था फ्रॉम वाटर गैस। जो दूसरा तरीका है ये प्रिपरेशन का तरीका तो नहीं है लेकिन आप इसको एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं जी।
यानी कि किसी नेचुरल सोर्स के अंदर मिथेनॉल मौजूद हो और उससे इसको हासिल किया जाए, तो वुड से मिथेनॉल को हासिल करते हैं जी, और जो मेथड है उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं जी। तो मिथेनॉल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं, और वुड स्पिरिट मिथेनॉल को कहने की वजह ये है जी कि इसको वुड से हासिल किया जाता है, इसलिए ये वुड स्पिरिट कहलाती है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, यानी लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिथेनॉल हासिल किया जाता है जी। इस बात का ख्याल रहे जी कि सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल ही वुड के अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड मौजूद होता है और कुछ और कंपाउंड भी मौजूद होते हैं जी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवानी पड़ती है आपको, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने के बाद आपको मिथेनॉल हासिल होता है। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड आप करवाएंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवानी पड़ेगी, जिसके बाद आपको क्या मिलेगा जी, मिथेनॉल मिलेगा। तो वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई जाती है जी। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाने से आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, जिसके अंदर मिथेनॉल भी शामिल होता है। उसके बाद फिर आप मिथेनॉल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, यानी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, यानी इस मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर भेजते हैं। फिर इस मिक्सचर को हीट किया जाता है, हीट करने पर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे आपको मुख्तलिफ कंपाउंड मिलते हैं जी। तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है जी, तो मिथेनॉल आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा। तो ये जो तरीका है ये बेसिकली प्रिपरेशन तो नहीं है बल्कि एक्सट्रैक्शन है, यानी वुड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद थे, उसके अंदर एक मेथनॉल भी था। तो पहले आपने वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई ताकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट हो जाएं, और जो सॉलिड पोर्शन है, जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, वो इस वुड का क्या हो जाए जी, अलहदा हो जाए। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाते हैं जी, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने के नतीजे में आपको मिथेनॉल ये सेपरेटेड फॉर्म में, प्यूरिफाइड फॉर्म में आपको मिल जाता है। ये मेथड क्या कहलाता है, ये मेथड एक्सट्रैक्शन कहलाता है। और ये याद रखिएगा जी कि यहाँ आपने एक नई बात सीखी है जी कि मिथेनॉल क्योंकि वुड से हासिल होता है, इसलिए आप इसको वुड स्प्रिट भी कहते हैं। तो ये आपने दो तरीके देखे जी मेथेनॉल को हासिल करने के। एक तरीका तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था और वाटर गैस के जरिए से आपने मिथेनॉल को प्रिपेयर किया, और दूसरा तरीका प्रिपरेशन तो नहीं था बल्कि एक्सट्रैक्शन मेथड था, और वुड के अंदर मेथेनॉल मौजूद था जिसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा के और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के आपने मिथेनॉल को हासिल किया। अब हम मिथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडाइज कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं आप। मैंने इसको ऑक्सीडाइज कंपाउंड इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, और अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो उस कंपाउंड को आप ऑक्सीडाइज कंपाउंड कहते हैं जी। अब इस ऑक्सीडाइज कंपाउंड की मजीद ऑक्सीडेशन करवानी है जी। तो अगर आप चैप्टर नंबर 7 को याद करें तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब आप ऑक्सीडेशन करवाते थे, आपको याद होगा आपने अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाई थी और आपने अल्काइन की ऑक्सीडेशन करवाई थी, और वहां आपने ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, यानी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया था, पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल किया था। और उसकी वजह क्या थी कि वो ऑक्सीडाइज कंपाउंड नहीं थे बल्कि वो रिड्यूस कंपाउंड थे। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था बल्कि सारे के सारे हाइड्रोजन मौजूद थे। तो ऑक्सीडाइज कंपाउंड को, यानी वो कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन पहले से मौजूद हो, उसको पोटेशियम परमैंगनेट मजीद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसलिए अब इस चैप्टर में जितने भी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अब से लेकर आप जो आखिरी रिएक्शन पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर का, उसके अंदर एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन ये मेन रिएक्शन है, और हर ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है जी। और लेकिन उसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के मुकाबले में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मिक्सचर है, यानी द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। और जो पहले से कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं
उनको मजीद ऑक्सीडाइज होने में मदद देता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि किसी भी ऑक्सीडाइज कंपाउंड को अगर आपने मजीद ऑक्सीडाइज करना है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन का इजाफा करना है जी, तो उसकी ऑक्सीडेशन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी KMnO4 से नहीं होती, बल्कि उसकी ऑक्सीडेशन के लिए आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को यूज करना पड़ता है। ये रिएक्शन अब आपके सामने है। मीथानॉल को आपने ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीडाइज करने के लिए आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल किया, विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिक्सचर नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। और हुआ क्या है जी, हुआ इस रिएक्शन में ये है जी कि इस नेसेंट ऑक्सीजन ने एक इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ रिमूव किया है और एक इस कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को अपने साथ रिमूव किया है, और उसके नतीजे में आपको क्या मिला है जी, वाटर मिला है। और क्योंकि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन गया है जी, डबल बॉन्ड बन गया है जी। और मिथानॉल, जिसको आप मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये मीथानॉल के अंदर, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो गया है जी। ये बात याद रखिएगा जी कि जो मिथानॉल है वो लेस ऑक्सीडाइज्ड है और मिथानॉल मोर ऑक्सीडाइज्ड है। उसकी एक वजह देखिए, सिंपल सा, बजाहिर आपको यहां पर भी एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है और यहां पर भी एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है, तो फिर आपको यकीनन ये सोच रहे होंगे जी कि ये ऑक्सीजन ऐड कहाँ हुआ और फिर हम इस मिथानॉल को ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड क्यों कह रहे हैं जी। तो देखिए, आप नंबर ऑफ एटम्स को गिने और यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स नजर आ रहे हैं, वो क्या नजर आ रहे हैं, वो आपको 4 नजर आ रहे हैं, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि इस 4 के अंदर एक पार्ट ऑक्सीजन का है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो 25% है। ये एक तरीका है। और यहां पर अगर आप देखें तो कुल कितने एटम्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 एटम्स हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन वो है वो 1 पार्ट है इन 6, 1/6 इसका रेशो है। और यहाँ पे जो इसका रेशो 1/4, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का पार्ट यहाँ पर ज्यादा है। ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन तमाम एटमों को अगर आप जमा करें तो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए ये आपका मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड है। एक तरीका तो देखने का ये है। और दूसरा तरीका आप ये देखें जी कि यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। इसका मतलब यह है जी कि मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने एक बात तो ये सीखी जी कि ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन को आपको देखना पड़ता है। तो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन अगर किसी कंपाउंड के अंदर ज्यादा हो तो वो मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे आपको 1/4 का मैंने एटम्स का रेशो और यहाँ पे 1/6 के एटम्स का रेशो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ज्यादा ऑक्सीडाइज और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेस ऑक्सीडाइज कहलाता है। तो कुछ बातें आपने यहाँ पे सीखी हैं जो इस चैप्टर के अंदर आगे भी चलेंगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन चैप्टर नंबर 9 एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2 बातें आपने सीखी है जी। पहली बात आपने सीखी है कि पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ऑक्सीडाइज कंपाउंड के लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और वो अपना वर्क नहीं कर सकेगा। इसलिए जब भी ऑक्सीडाइज कंपाउंड आपके पास आ जाए तो उसकी अगर आपको ऑक्सीडेशन करवानी है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्सचर को यूज करना पड़ता है। और दूसरी बात आपने ये सीखी थी कि एल्डिहाइड ये अल्कोहल्स के मुकाबले में ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है जी। तो अगर आप मिथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन वाले अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल और एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर आपने मिथानॉल से मिथानॉल बनाया या मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड बनाया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और ये हम करवाने जा रहे हैं इसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हेलोजन एसिड से इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है जी, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। तो अगर मिथानॉल की का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे जी, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको जिंक क्लोराइड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी।
हुआ क्या जी कि ये OH इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो गया और आपको क्या मिला जी, वाटर मिला। और ये जो क्लोरो ग्रुप है जी, ये इस मिथाइल रेडिकल के साथ क्या हो गया जी, अटैच हो गया। तो क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए और क्लोरीन को क्योंकि ये एक तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी के जुमरे में भी आएगा, तो क्लोरीन को OH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करने के लिए आपने जिंक क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है। और ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और मिथानॉल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये मिथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हुआ और वाटर यहाँ पे रिमूव हो गया। तो दिस इज मिथानॉल और मिथानॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैंने तो यहाँ पे सिर्फ HCl से इसका रिएक्शन करके दिखाया है। अगर आप इसका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करें यानी PCl3 से रिएक्शन करें, आप इसका रिएक्शन PCl5 से करें, या आप इसका रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 से करें पायराडीन की मौजूदगी में, ये तमाम रिएक्शन आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर जिस वक्त आपने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ी थी ये पढ़ चुके हैं जी। तो जो मैंने 3 रिएक्शन डिस्कस किए वो तमाम रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं और उसके नतीजे में भी आपको क्लोरोमीथेन मिलेगा यानी PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 पायराडीन की मौजूदगी में ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इथेनॉल के अंदर ये रिएक्शंस को आप स्टडी करेंगे। दिस इज द थर्ड रिएक्शन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी है जी कि अल्कोहल्स एस्टर प्रोड्यूस करते हैं जी। तो एस्टर्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए जो रिएक्शन है जिसके नतीजे में एस्टर प्रोड्यूस होता है उसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अल्कोहल के अंदर भी आपने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ना है और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने जाएंगे तो वहां पे भी आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और एस्टर भी आपके कोर्स का हिस्सा है तो आप एस्टर भी पढ़ेंगे जी। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस रिपीट होंगे तो इनकी क्वांटिटी पे आप मत जाइएगा, ज्यादातर रिएक्शंस रहते हैं जो कि रिपीटेटिव हैं। अच्छा जी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है जी, ये रिएक्शन होता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान और उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद एस्टर ग्रुप जो है वो इंड्यूस हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो रिएक्शन जिसके नतीजे में एस्टर मिलता है उन रिएक्शंस को आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं जी। तो मिथानॉल का रिएक्शन आप एसिटिक एसिड से करवा रहे हैं। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो देखिए ये CH3 ये COOH लिखा हुआ है जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। COOH ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये आपका क्या है जी, ये आपका अल्कोहल है, ये मिथानॉल है जी। तो इनके दरमियान जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहां से मिथानॉल से OH और कार्बोक्सिलिक एसिड से H ये रिमूव हो जाएगा, वाटर फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होने की वजह से ये जब H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जब OH रिमूव हो जाएगा तो CH3 यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखिए ये एक कार्बन आपको नजर आ रहा है तो इसकी वजह से इसको मैंने मिथाइल लिखा है और यहाँ पे आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं तो इसकी वजह से मैंने इसको इथेनोएट लिखा है। इसको आप इन कॉमन मिथाइल एसीटेट भी कहते हैं जी। तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपके सामने था जी। मिथानॉल जिसको आप मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं उसने इथेनोइक एसिड जिसको आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं के साथ रिएक्ट किया और उसके नतीजे में आपको मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल एसीटेट मिला। OH इस अल्कोहल से और H इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव हुआ जिसके नतीजे में इस ऑक्सीजन के साथ ये CH3 आके अटैच हो गया और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, एस्टर मिला। तो COO ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका एस्टर लिंकेज कहलाती है जी। तो मिथानॉल से आपने यहाँ पे क्या बनाया है जी, एस्टर बनाया है। समराइज करेंगे मिथानॉल को। मिथानॉल की केमिस्ट्री मुख्तसर सी है जो आपने यहाँ पे आज स्टडी की। मिथानॉल की केमिस्ट्री को समराइज करते हैं जी। तो दिस इज द मिथानॉल CH3OH। इसको बनाने का आपने एक ही तरीका पढ़ा और वो तरीका पढ़ा जी वाटर गैस से। वाटर गैस को हीट किया जाता है at 400 to 450 degree centigrade at 200 atmospheric pressure in the presence of zinc oxide and chromium oxide, which is used as a catalyst. These are the specific condition for the conversion of water gas into methanol.
और इन कंडीशन के अंदर वाटर गैस मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो वेपर्स की फॉर्म में मिलती है, और उसको आप कंडेंस करते हैं जी। रिएक्शंस अगर आप इसके देखें जी, तो अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी हैलोजन एसिड से करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जी, और हाइड्रोजन इस OH के साथ रिमूव हो जाता है और वाटर मिलता है, और उसके नतीजे में आपको जो मेन प्रोडक्ट है वो आपकी क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड आपको मिलता है जी। ऑक्सीडेशन आप करवा सकते हैं, और अगर आप मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन इस यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन को और कार्बन पे मौजूद एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है और वाटर बनाता है, और उसके नतीजे में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी मिथेनॉल मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करना पड़ता है। जो तीसरा रिएक्शन है उसको आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, और मिथेनॉल का रिएक्शन अगर आप एसिटिक एसिड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको मिथाइल एसीटेट मिलता है, और मिथाइल एसीटेट क्या होता है जी, एस्टर होता है जी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो मिथेनॉल की मुख्तसर सी केमिस्ट्री अब आपके सामने है। तो मिथेनॉल को बनाने का तरीका और मिथेनॉल से होने वाले रिएक्शंस को आपने स्टडी किया। अच्छा जनाब, हम इथेनॉल की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जाएंगे, जो अल्कोहल ग्रुप का दूसरा मेंबर है, और जिसका फॉर्मूला अब आपके सामने है जी, C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है जी। तो इथेनॉल को बनाने के तरीके थोड़े से मुख्तलिफ हैं, और जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपने जो मिथेनॉल के केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं वही इथेनॉल के भी केमिकल रिएक्शंस हैं। हाँ, इथेनॉल की केमिकल रिएक्शन मिथेनॉल से कुछ ज्यादा है, क्योंकि कार्बन के बढ़ने की वजह से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बिहेव करता है जी। तो जो रिएक्शंस जो आपने पीछे पढ़े मिथेनॉल के, वो सारे के सारे रिएक्शन इथेनॉल के भी हैं। हाँ, कुछ रिएक्शंस मजीद भी हैं जी। तो इथेनॉल को देखते हैं जी कि किस तरह बनाया जाता है जी। तो इथेनॉल को जिस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है उस मेथड को आप फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं जी। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है इसको तो मैं बाद में बताऊंगा जी। दो तरीके हैं इथेनॉल को बनाने के, एक तरीका है फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च और दूसरा तरीका है जी फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। तो हम पहला तरीका डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। तो मुख्तलिफ स्टेप के अंदर होता है जी। तो स्टार्च हमें कहाँ से हासिल होता है जी, तो यहाँ पे लिखा है जी राइस या पोटैटो, यानी ये जो आपका चावल होते हैं या जो आपका आलू है जी, इसके अंदर स्टार्च मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है जी। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि इसको पकाया जाता है, और पकाने के बाद इसको पल्प की फॉर्म में यानी गूदे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है जी। यानी आपने चावल को और आपने जो आलू है उसको आपने पकाना है, और पकाने के बाद इसको क्या लगाना है, गूदे की फॉर्म में यानी पल्प की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, देखिए ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का प्रोसेस, ये असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन है जी, या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के अंदर आपने स्टार्च को, जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या बायोमोलिक्यूल है जी, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है, केमिकली ब्रेक डाउन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, राइस और या पोटैटो को लिया, उसको आपने पकाया और उसको गूदे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक विस्कोस मिक्सचर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद आपने उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिया। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया जाता है वो माल्ट कहलाता है जी, और ये जो माल्ट है ये एंजाइम सीक्रेट करता है जी, जिसको आप डाइस्टेस कहते हैं। और डाइस्टेस क्या करता है जी, डाइस्टेस स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है जी। तो ये केमिकल इक्वेशन अब आपके सामने है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टार्च C6H10O5, ये स्टार्च का फॉर्मूला है जी। तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, ठीक है जी। ये जो वाटर आपका आया है, ये आपने इसको जब कुक किया है तो इसके अंदर आपने वाटर को ऐड किया है जी, और जो माल्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपने ऐड किया है, जिसने डाइस्टेस एंजाइम सिक्रेट किया है जी, और उसके नतीजे में जो स्टार्च है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, माल्टोस के अंदर कन्वर्ट हो गया है जी। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है अब आपके सामने, और ये आपकी
केमिकल ब्रेक डाउन है, या आप ये कहें जी केमिकल कन्वर्जन है स्टार्च की माल्टोज के अंदर in the presence of microorganism malt that produce, yeah, that secretes a diastase which act as an enzyme for the chemical conversion of starch into maltose. तो ये पहला स्टेप है जिसके अंदर स्टार्च माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हुआ माल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में, जिसने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम को सिक्रेट किया और एंजाइम का नाम डाइस्टेस है। बेसिकली अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो आपके कैटलिस्ट कहलाते हैं। और अगर आप बायोकेमिकल प्रोसेस के रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं या उसको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो उसको जब सिक्रीट करता है, सिक्रीट का मतलब बाहर निकालना है, जिस तरह सलाइवा होता है, सलाइवा की फॉर्म में ये बाहर निकालता है उसको। और बेसिकली ये जो एंजाइम है ये बायो कैटलिस्ट है। तो क्योंकि ये आपका बायोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आप एंजाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं और बायोलॉजिकल सब्सटेंस को इस्तेमाल करके ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसके लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा वो भी आपका बायो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। और बायो कैटलिस्ट को आप क्या कहते हैं जी, एंजाइम्स कहते हैं। तो जरा इस रिएक्शन को जरा देखिएगा, ये माल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डाइस्टेस एंजाइम मौजूद है, और ये माल्ट डाइस्टेस एंजाइम को सिक्रेट करता है, बाहर निकालता है अपने सलाइवा के जरिए, और ये जो स्टार्च है वो इस बायो कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जिसको एंजाइम कहते हैं, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता है जी कि ये जो इसके बाद जो आपको माल्टोज मिला, उस माल्टोज के अंदर एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर देते हैं जो कि यीस्ट है जी। तो यीस्ट भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप खमीर कहते हैं जी। इस यीस्ट को ऐड किया जाता है और ये यीस्ट क्या करता है, माल्टेस एंजाइम सिक्रेट करता है, और ये माल्टेस इस माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये माल्टोज आपको नजर आ रहा है जी। तो माल्टोज जो आपको कहां से मिला था, स्टार्च से मिला था। स्टार्च को डाइस्टेस ने माल्टोज के अंदर कन्वर्ट किया था। अब इस माल्टोज को आप क्या करते हैं जी, इसके अंदर यीस्ट को ऐड कर देते हैं। तो यीस्ट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो माल्टेज एंजाइम को सिक्रेट करता है, और ये जो माल्टोज है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो माल्टोज ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका दूसरा स्टेप है। यहाँ पे भी अभी आपको इथेनॉल नहीं मिला। उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है उसके लिए फिर इसकी बायोकेमिकल प्रोसेस करवाना पड़ता है, और अब की बार आप जो यीस्ट ऐड करते हैं वो जाइमेस एंजाइम को सिक्रेट करता है, और ये जाइमेस इस ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है जी। तो जो ग्लूकोज है उसका ट्रीटमेंट आपने उसके अंदर आपने यीस्ट को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपने ऐड किया। इस यीस्ट ने जाइमेस को सिक्रेट किया, और ग्लूकोज ने जाइमेस की प्रेजेंस के अंदर वो ब्रेक डाउन हुआ, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको इथेनॉल अपना डिजायर कंपाउंड मिल जाता है जी। तो स्टार्च से आपने स्टार्ट किया था, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डाइस्टेज की जरूरत थी जो कि माल्ट ने सिक्रेट किया था। माल्टोज को जब ग्लूकोज में आपने कन्वर्ट किया तो उसके लिए आपको माल्टेज की जरूरत थी, जिसके लिए आपने यीस्ट को ऐड किया, और ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होने के लिए जाइमेस की जरूरत थी, जिसको यीस्ट ने सिक्रेट किया, और आपको अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिली। अब यहाँ पे अब आपकी फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आ गई है जी। फर्मेंटेशन प्रोसेस किसे कहते हैं ये अब आपके सामने है जी। ये जो कंटेंट्स आपको मिले हैं जी, इस कंटेंट्स को हीट किया जाता है। आप ये जानते हैं कि 78 डिग्री सेंटीग्रेड ये बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का, और ये जो मिक्सचर है इसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है।
और जब इसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के दरमियान हासिल हुई है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स की फॉर्म में बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल की सरफेस से रिमूव आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती रहती है जी। और उसके नतीजे में जब ये मुकम्मल तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा जी, इथेनॉल मिल जाएगा जी। तो इथेनॉल, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना या केमिकल सब्सटेंस को किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। जाहिर सी बात है, जब बायोलॉजिकल आप सब्सटेंस या स्पीशी इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करने का वो पढ़ना पड़ेगा, वो बायो कैटलिस्ट होगा, और बायो कैटलिस्ट को एंजाइम्स कहते हैं जी। और खास बात यह है जी कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके नतीजे में ये दो चीजें इवॉल्व होंगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होगा जो बबल्स की फॉर्म में आपको अपनी सब्सटेंस से रिमूव करना पड़ेगा अपॉन बॉइलिंग, और दूसरा हीट एनर्जी क्या होगी जी, रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप केमिकल सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक डाउन करें, और जब वो प्रोसेस प्रोसीड हो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की और हीट की एवोल्यूशन हो, तो ये प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये आपने फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च पढ़ा जिसके जरिए इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है जी। ये वो इथेनॉल है जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस इथेनॉल को प्योरीफाई करना पड़ेगा जी, ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड मुकम्मल तौर पर इससे रिमूव हो जाए, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जी उनकी एक्टिविटी को आपको जीरो करना पड़ेगा, तो फिर ये हार्मफुल नहीं रहेगा। और जिसको आप कच्ची शराब कहते हैं उसका मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर लें विदाउट फर्दर प्योरिफिकेशन। तो देखिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो फिर ये हलाकत का बाइस बन सकता है जी। तो दिस इज द इथेनॉल। ये वो इथेनॉल है जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसकी प्योरिफिकेशन जरूरी है। अच्छा, ये दूसरा तरीका है जिसको फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस कहते हैं जी। सबसे पहली बात कीजिए कि मोलासिस होता क्या है जी। तो मोलासिस ये थिक डार्क ब्राउन कलर का ये सिरप होता है जी। जब आप शुगर हासिल करते हैं शुगर केन से, यानी जब गन्ने से चीनी हासिल करते हैं, तो चीनी असल में बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं। तो असल चीज तो आप हासिल कर लेते हैं, और जो फोक बचता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको मोलासिस कहते हैं, और वो मोलासिस लिक्विड फॉर्म में होता है जी। तो शुगर केन की शुगर बनाने के अंदर जो प्रोसेसिंग की जाती है, तो शुगर बनने के बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल आपको मिलता है जी, वो डार्क ब्राउन कलर का सिरप होता है जी। उसको आप क्या कहते हैं जी, मोलासिस कहते हैं। इस मोलासिस के जरिए भी आप क्या हासिल करते हैं, आप इथेनॉल हासिल करते हैं जी। तो जो मोलासिस है वो बेसिकली उसका फॉर्मूला भी वही है जो आपके शुगर का फॉर्मूला है जी। शुगर के कंटेंट्स आप जो मेन चीज है वो आप निकाल चुके जी। जो वेस्ट है उसको इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट को ऐड किया जाता है, यानी मोलासिस के अंदर आप यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करते हैं जो कि माल्टेज एंजाइम सिक्रेट करता है, और ये यीस्ट इस मोलासिस को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है जी। तो ये शुगर है, जो मोलासिस के अंदर शुगर होती है जी। मोलासिस का वही फार्मूला है जो कि जो शुगर का फार्मूला है जी। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो मोलासिस आपको मिलता है जी, उसका रिएक्शन किससे करवाया, यीस्ट से करवाया। यीस्ट ने, जिसको खमीर कह रहे हैं जी, उसने माल्टेज एंजाइम सिक्रेट किया जिसने इस शुगर को केमिकली और बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर। देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है जी।
फर्क क्या है जी इनके अंदर, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये बात हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज आपका कीटोन है। यानी ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइडिक होता है और कीटोन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो, सॉरी, फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोनिक होता है जी। बाकी फॉर्मूले के अंदर ये दोनों सेम है जी। तो ये जो एंजाइम है यीस्ट, ये माल्टेज को सिक्रेट करता है और शुगर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, ग्लूकोज को अलहदा करते हैं और ये जो ग्लूकोज है इसका रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, यीस्ट से करवाते हैं, जो कि जाइमेज एंजाइम को सिक्रेट करता है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये आपने पीछे भी रिएक्शन पढ़ा। तो ग्लूकोज ने यीस्ट की प्रेजेंस के अंदर, जिसने जाइमेज एंजाइम को सिक्रेट किया, और इस जाइमेज ने इस ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जब ये इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होगा तो इस इथेनॉल के सोल्यूशन को आपको बॉईल करना पड़ेगा अप टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बॉइलिंग सॉल्यूशन की सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स क्या होंगे जी, एस्केप होंगे। और ये प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि आपने केमिकल कंपाउंड को यानी मोलासिस को के अंदर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने मोलासिस को यानी शुगर को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से इथेनॉल को हासिल किया जाता है जी। तो नेचुरल तरीका है इथेनॉल को बनाने का। आपने दो तरीके पढ़े, दोनों तरीके फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाते हैं जी। पहले रिएक्शन के अंदर आपने स्टार्च की फर्मेंटेशन करवाई और दूसरे रिएक्शन के अंदर आपने मोलासिस की फर्मेंटेशन करवाई और दोनों ही प्रोसेस के जरिए आपको इथेनॉल हासिल हुआ। अच्छा जनाब, अब इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आपने इथेनॉल की प्रिपरेशन का तरीका देखा और इथेनॉल को आपने बनाने का तरीका देखा जी, और फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसके जरिए से इथेनॉल प्रिपेयर होता है जी। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपने मिथेनॉल की पढ़ी हैं वो तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल भी रखता है, क्योंकि इथेनॉल के अंदर एक और कार्बन मौजूद है, इसलिए इसके रिएक्शन मिथेनॉल से कुछ ज्यादा है। तो सबसे अहम रिएक्शन है जी, और जो आपके लिए पहला रिएक्शन है वो आपका ऑक्सीडेशन है जी। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब आपके लिए नया नहीं है जी, क्योंकि आप मिथेनॉल के अंदर ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। और आपने खास बात क्या पढ़ी है जी कि जब भी ऑक्सीडाइज कंपाउंड की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करेंगे, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है जी। और इसका काम क्या है जी, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। तो ये इथेनॉल है जिसको आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं जी। इस ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा जी कि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे मौजूद हाइड्रोजन को और इस कार्बन में मौजूद एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, और इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली होने की वजह से इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, जो आपको नजर आ रहा है जी कि इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हुआ, और वो दोनों हाइड्रोजन ने इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर बनाया, और इथेनॉल इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मोर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई, या आप ये कहें जी कि इथेनॉल, या जिसको आप कॉमन कहते हैं इथाइल अल्कोहल, एसिड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस तरह मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन थी, बिल्कुल इसी तरह से इथेनॉल की ऑक्सीडेशन है जी। और अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है जब भी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब आप HCl से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और OH की जगह Cl आके लग जाएगा और ये OH इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, वाटर बनेगा। तो इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया इथाइल क्लोराइड के अंदर। इथेनॉल इसका आईयूपीएच सिस्टम के तहत नाम है और क्लोरोइथेन इस कंपाउंड का आईयूपीएच सिस्टम के तहत नाम है। तो आप ये कह सकते हैं जी कि इथाइल अल्कोहल इथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया या इथेनॉल क्लोरोइथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा जी, इससे पहले मैंने आपको मिथेनॉल के केस में बताया था जी कि रिएक्शन PCl3, PCl5 और SOCl2 से भी पॉसिबल है, जो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल यही रिएक्शन आप मिथेनॉल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी।
तो जब भी रिएक्शन करवाया जाएगा PCl3 से इथेनॉल का, तो इसके नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। और ये रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि ये तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप डिस्कस कर चुके हैं जी। तो ये इथेनॉल है, और इथेनॉल का रिएक्शन आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाया, जिसके नतीजे में आपको इथाइल क्लोराइड मिला है जी। और ये आपका फॉस्फोरिक एसिड आपको मिला है जी, फॉस्फोरस एसिड आपको मिला है जी, ये H3PO3 फॉस्फोरस एसिड कहलाता है जी। तो इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, क्लोरोइथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी इथेनॉल से आपने, या आप कहें जी कि अल्कोहल से आपने अल्काइल हैलाइड हासिल किया। तो ये दूसरा तरीका है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को बनाने का। अगर आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा जी। तो ये इथेनॉल है, और इथेनॉल का रिएक्शन आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाया, जिसके नतीजे में आपको इथाइल क्लोराइड मिला। और ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl ये आपकी बाय प्रोडक्ट है जी। तो इथेनॉल के जरिए आपने क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड हासिल किया। ये अगला रिएक्शन अब आपके सामने है, और अब आप रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाने जा रहे हैं जी। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब थायोनाइल क्लोराइड से करवाएंगे, यहाँ पे पायराडीन एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। पायराडीन यहाँ पे लिखना रह गया है जी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा पायराडीन। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब थायोनाइल क्लोराइड से करवाया जाएगा पायराडीन की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में भी आपको क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट में आपको मिलेगा जी। तो ये जो आपने चारों रिएक्शन पढ़े, यानी अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप HCl से करवाएं, या PCl3 से करवाएं, या PCl5 से करवाएं, या आप SOCl2 से करवाएं यानी थायोनाइल क्लोराइड से करवाएं, इन चारों ही रिएजेंट्स आपको क्या देंगे, अल्काइल हैलाइड देंगे। और ये तमाम रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के अंदर डिस्कस किए हैं। अच्छा जी, ये छठा रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और आप जानते हैं जी एस्टर की फॉर्मेशन क्या कहलाती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है जी। और ये भी अब आपको मालूम है जी कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको एस्टर मिलता है जी। तो यह इथेनॉल है, और इथेनॉल का रिएक्शन आपने किससे करवाया, एसिटिक एसिड से करवाया। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो ये CH3 आपको नजर आ रहा है, और ये C, ये डबल हो यानी ये पहला हो और ये दूसरा हो, और H ये आपका एसिटिक एसिड है जी। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब आप एसिटिक एसिड से करवाएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होगा, उसके नतीजे में आपको वाटर रिमूव हो जाएगा। और ये जो C2H5 है जी, ये इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपको इथाइल इथेनोएट या इथाइल एसीटेट मिलेगा जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये हमेशा अल्कोहल से आता है, और ये जो अल्किनोएड ग्रुप है ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है जी। तो एस्टर के अंदर देखें दो ग्रुप हैं जी, एक अल्किनोएड ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन, ये अल्काइल रेडिकल जो अटैच है इसको आप अल्काइल ग्रुप कहते हैं जी। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कहाँ से आता है जी, ये अल्कोहल से आता है जी। और ये जो अल्किनोएड जो ग्रुप है जी वो किससे आता है, वो आपका जो अल्किनोएड ग्रुप है वो किससे आता है, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, अहम बात है जी। तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ा जी कि अल्कोहल का रिएक्शन जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाया जाएगा वाटर रिमूव होगा, यानी H यहां से और OH अल्कोहल से, और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, उसके नतीजे में आपको एस्टर मिलेगा। और एस्टर की फॉर्मेशन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। ये अगला रिएक्शन आपके सामने है जी, और आप रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जी सोडियम मेटल से। और सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाने का मतलब ये है जी कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर है जी, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाता है जी तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए वो आपकी क्या होती है जी, एसिडिक इन नेचर होती है। इससे पहले आपने इथाइन के बारे में पढ़ा है जी कि वो एसिडिक इन नेचर थे। ये अब आपका दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके कोर्स के हिसाब से इथेनॉल, ये भी आपका एसिडिक इन नेचर है जी। तो अगर इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाएंगे तो उसके नतीजे में ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी, रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से ये सोडियम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सोडियम इथ ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये C2H5ONa ये सोडियम इथ ऑक्साइड कहलाता है जी, और हाइड्रोजन रिमूव होगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जी जो इस बात का सबूत है जी कि इथेनॉल
ये आपका है जी इन जनरल अल्कोहल्स, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं जी, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। ये 8वां रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये रिएक्शन भी आपके लिए नया नहीं है, और ये लिखा हुआ है जी रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। तो अगर रिएक्शन करवाया जाएगा इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर वर्क करेगा, और हाई टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल्स को निकलने में क्या करेगा जी, मदद देगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा जी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के नतीजे में आपको इथीन मिलेगा। तो इथेनॉल का रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाएगा एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये OH इस कार्बन से और इस कार्बन से H रिमूव हो जाएगा, और उसके नतीजे में आपको वाटर मिल जाएगा, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली होगी, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, और इथेनॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप इथाइलिन भी कहते हैं जी। तो ये भी आपने रिएक्शन पहले पढ़ा हुआ है, और जिस वक्त आपने इथीन को बनाने का तरीका सीखा था तो वहां आपने इस रिएक्शन को स्टडी किया था। अच्छा जी, अगर यही रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवाया जाए तो इसका मतलब है फिर वाटर मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट होगा। देखिए क्या होता है जी, तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन अगर आप एक्सेस ऑफ इथेनॉल की मौजूदगी में करवाएंगे, एक तो आप इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे करवा रहे हैं जी, यानी वाटर का निकलना इतना आसान नहीं है, वाटर का सब्स्टिट्यूट होना आसान है जी, और अगर आप एक्सेस ऑफ इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो आपको कुछ और मिलेगा जी। तो अगर आप इथेनॉल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड से लो टेम्परेचर पे करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पे भी वर्क करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी वर्क करेगा, लेकिन इसका जो असल वर्क होगा वो आपका एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पे होगा, और ये इस इथेनॉल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, यानी वाटर का रिमूवल हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसका मतलब है जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन लो टेम्परेचर पे वाटर की रिमूवल इतनी आसान नहीं होती, तो उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर भी वर्क करता है, और आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है जी। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन तो रिमूव हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के रिमूव होने के साथ साथ, यानी यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH रिमूव हुआ, लेकिन SO3H यानी सल्फोनिक एसिड फंक्शनैलिटी इस इथाइल के साथ क्या हो गई जी, इंड्यूस हो गई, और ये आपका क्या मिला जी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिला जी। यहाँ ये रिएक्शन अब आपके सामने है, और इस रिएक्शन में ये बताया गया है जी कि अगर इथेनॉल एक्सिस के अंदर मौजूद होगा, यानी अगर इथेनॉल की क्वांटिटी कम होगी तो उस सूरत के अंदर तो ये आपको ऊपर वाला रिएक्शन मिलेगा, यानी इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इथेनॉल की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, यानी ये एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर है, तो यहां पर ये सल्फ्यूरिक एसिड को दूसरे स्टेप के अंदर रिकवर कर देगा, और सल्फ्यूरिक एसिड यहां से क्या हो जाएगा जी, रिकवर हो जाएगा, यानी ये आपको जो SO3H नजर आ रहा है ये इस OH के साथ दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और C2H5 इस ऑक्सीजन यानी डाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो जो ईथर मिलता है जी, यानी इथेनॉल से आप ईथर भी बना सकते हैं, ये दो स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होता है जी। यानी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो रिमूव हुआ, अगर आप इसको एक ही इक्वेशन में अगर आप शो करना चाहें तो असल में हुआ क्या है जी कि इथेनॉल एक्सेस अमाउंट के अंदर मौजूद था, और एक्सेस अमाउंट के अंदर मौजूद होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड ने जब इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया तो ऑक्सीजन ने इन दोनों अल्काइल ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लिया जी। तो इथेनॉल ईथर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इथेनॉल ईथर के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो उसके लिए दो शराइत है जिसका आप ख्याल रखें जी। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे लो टेम्परेचर पे, और दूसरी अहम बात क्या है जी कि इथेनॉल एक्सेसिव अमाउंट के अंदर मौजूद होगा, यानी इथेनॉल की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो इथेनॉल ईथर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जी, कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा। लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर पे इथेनॉल की एक्सेसिव क्वांटिटी का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो उसके नतीजे में आपको ईथर मिलेगा। तो ये दो रिएक्शंस हैं, ये आप इसका ख्याल रखिएगा। कंडीशन बेस्ड है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिएजेंट सेम है लेकिन एक तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी का फर्क है और दूसरा टेम्परेचर का फर्क है और उसके नतीजे में आपको दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिल रही हैं। अच्छा जनाब, ये रिएक्शन नंबर 9 अब आपके सामने है जी, और ये आप करवाने जा रहे हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। देखिए, कैटालिटिक का मतलब कैटलिस्ट की मौजूदगी में, डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी, और इथेनॉल को अगर आप कॉपर निकल यानी ये आपका कैटलिस्ट है, इसकी मौजूदगी में 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे और जो इथेनॉल है उसको पहले आप वेपर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके वेपर्स को इस कैटलिस्ट के ऊपर से पास करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके अंदर इंट्रेसेस होंगी और ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करेगा और हाइड्रोजन को क्या कर लेगा जी, रिमूव करवा देगा। तो ये वाला हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन के साथ मौजूद हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन, ये दोनों उस कैटलिस्ट के साथ मौजूद होंगे जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। और क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने एक एक हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, उसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा और जो इथेनॉल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इथेनॉल इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ये रिएक्शन अभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने इथेनॉल से इथेनॉल बनाने के लिए ऑक्सीडेशन करवाई थी। एक तरीका ऑक्सीडेशन करवाना है यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये दूसरा तरीका है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करवाना। दोनों रिएक्शन के अंदर इथेनॉल से आपने इथेनॉल बनाया है। इथेनॉल को हमने स्टडी किया, अब हम केमिस्ट्री ऑफ इथेनॉल को समराइज करने जा रहे हैं। इथेनॉल के तमाम रिएक्शन अब आपके सामने है, इसको बनाने का तरीका और इससे होने वाले रिएक्शन अब यहाँ पर आपके सामने है जी। सो दिस इज इथेनॉल C2H5OH। इसको हासिल किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। स्टार्च की फर्मेंटेशन अगर आप करवाएं तो स्टार्च को के अंदर माल्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ऐड किया जाता है, जो डाइस्टेस एंजाइम को सिक्रेट करता है, जो इस स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद माल्टोस के अंदर यीस्ट को ऐड किया जाता है जी। यीस्ट माल्टेस एंजाइम को सिक्रेट करता है, जो इस माल्टोस को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर इस ग्लूकोज के अंदर यीस्ट को ऐड किया जाता है, जो कि जाइमेस एंजाइम सिक्रेट करता है और ये जाइमेस इस ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, सॉल्यूशन को बॉयल किया जाता है और बॉयल होने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन से रिमूव हो जाती है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है जी। जो दूसरा तरीका है जी वो फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस है जी। मोलासेस असल में शुगर केन से शुगर हासिल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल मिलता है उसको आप मोलासेस कहते हैं जी। तो मोलासेस का जो फार्मूला है वो आपका वही फार्मूला है जो शुगर का फार्मूला है जी। तो मोलासेस के अंदर यीस्ट को ऐड किया जाता है, जो माल्टेस एंजाइम सिक्रेट करता है और ये माल्टेस इस शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है जी। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है जी, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड और फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ग्लूकोज के अंदर यानी इस मिक्सचर में से ग्लूकोज को सेपरेट किया जाता है और फिर इस ग्लूकोज के अंदर यीस्ट को ऐड किया जाता है, जो कि जाइमेस एंजाइम को सिक्रेट करता है और इस ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाते हैं जी। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जी किसी भी केमिकल कंपाउंड को केमिकली ब्रेक डाउन करना in the presence of microorganism that secrete enzyme that act as a biocatalyst, and the reaction proceed with the evolution of carbon dioxide and heat. The process is known as fermentation. तो fermentation process के अंदर आप केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके और इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी
रिमूव होती है या रिलीज होती है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसके जरिए से आप इथेनॉल को बनाते हैं जी। तो इथेनॉल को बनाने के आपने तरीके देखे जी। अब हम इथेनॉल की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो पहला रिएक्शन तो ये है जी कि इथेनॉल एसिडिक इन नेचर होता है जी, और अगर इसका रिएक्शन आप सोडियम मेटल से करवा देंगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इथेनॉल सोडियम इथॉक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इस बात का सबूत है जी कि इथेनॉल एसिडिक इन नेचर है जी। इथेनॉल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके नतीजे में आपको एल्डिहाइड यानी इथेनॉल मिलेगा। अगर आप रिएक्शन इथेनॉल का HCl से कराएंगे जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे, या थायोनाइल क्लोराइड से करवाएंगे पायराडीन की मौजूदगी में, इन तमाम रिएक्शन के नतीजे में आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा और इथेनॉल से आपको इथाइल क्लोराइड मिलेगा। अगर आप इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवा देंगे तो इसके नतीजे में आपको इथाइल एसीटेट यानी एस्टर मिलेगा। अगर इथेनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हाई टेम्परेचर पे करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको इथीन मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। और अगर यही रिएक्शन अच्छा जी, ये अगला रिएक्शन है जी कि जिसके अंदर आप इथेनॉल को ट्रीट करेंगे जी कॉपर निकल कैटलिस्ट से एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इथेनॉल के वेपर्स को अगर इस कैटलिस्ट के मिक्सचर के ऊपर से भेजा जाएगा तो यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा इस कार्बन से, और इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी इथेनॉल इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखें, एक ये रिएक्शन इसके अंदर भी आपको इथेनॉल मिला है और एक ये रिएक्शन इसके अंदर भी आपको इथेनॉल मिला है। तो आप इथेनॉल की चाहे ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपको इथेनॉल मिलेगा, या आप इथेनॉल की डीहाइड्रोजनेशन करवाएं, दोनों सूरत के अंदर इथेनॉल एल्डिहाइड के अंदर यानी इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है जी। और यहाँ पे आपका दूसरा रिएक्शन है जी कि अगर आपने इथेनॉल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवाया, ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है जी कि इथेनॉल की क्वांटिटी को आपने एक्सेसिव रखा तो उस सूरत के अंदर या इथीन में कन्वर्ट नहीं होता इथेनॉल, बल्कि एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है डाई इथाइल ईथर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये आपके रिएक्शंस से इथेनॉल के, तो इथेनॉल की तमाम केमिस्ट्री को आपने यहाँ पर देखा जी। ये अब आपके सामने है जी। अच्छा, एग्जाम में ये इथेनॉल और मिथेनॉल इन दोनों की केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। तो एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड सवालात किस तरह से आए हुए हैं इसको हम देखते हैं। ये पहला सवाल अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की इक्वेशन बताइए और दूसरा फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस की इक्वेशन को दीजिए जी। तो एस्टरिफिकेशन हम जानते हैं जी कि इथेनॉल का रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड से करवाएंगे तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, एस्टर और वाटर मिलता है जी। तो ये आपने एस्टरिफिकेशन की इक्वेशन को लिखा। अब आप फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस की इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं जी। तो मोलासेस का रिएक्शन आपने किससे करवाया, यीस्ट से करवाया, जिसने माल्टेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म माल्टेज एंजाइम को क्या किया जी, सिक्रेट किया। यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माल्टेज एंजाइम है। तो माल्टेज इस मोलासेस को, जिसका फॉर्मूला शुगर वाला होता है जी, वो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगले स्टेप में ग्लूकोज का रिएक्शन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट से करवाया जाएगा तो वो जाइमेज एंजाइम को सिक्रेट करेगा और ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस थी जो आपने यहाँ पे लिख के दिखाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये लिखा हुआ है व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन को डिफाइन कीजिए और लिखा हुआ है जी हाउ इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। तो इथेनॉल को फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च के जरिए बना के दिखाइए। और अगला सवाल है जी हाउ इथाइल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, कि ये जो इथाइल अल्कोहल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है जी, तो इसको किस तरह से इसके अंदर ऐसा क्या किया जाता है कि जी ये ड्रिंकिंग के यानी पीने के काबिल नहीं रहता, वरना तो फिर तो ये इथेनॉल मिलना तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसको केमिकली तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो क्या काम किया जाता है जिसकी वजह से इथेनॉल ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता बल्कि ये जहरीला कर दिया जाता है। तो ये भी आज आप देखेंगे। खैर, फर्मेंटेशन को मैंने डिफाइन किया तो मैंने क्या लिखा जी, द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट इज नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद फिर आपने फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च को डिस्कस करना है, तो आपने क्या लिखा जी, जो भी पूरा प्रोसेस है वो आपको लिखना पड़ेगा जी। तो आपने क्या लिखा जी, राइस और पोटैटोज को कुक किया गया, पल्प के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म माल्ट को ऐड किया जिसने डाइस्टेज एंजाइम को सिक्रेट किया और उसने स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया जी, इस माल्टोज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट को ऐड किया जिसने माल्टेज एंजाइम को सिक्रेट किया और उसने माल्टेज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ जी, आपने ग्लूकोज के अंदर यीस्ट को ऐड किया जिसने जाइमेज एंजाइम को सिक्रेट किया और इसने ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। तो स्टार्च की फर्मेंटेशन से आपने इथाइल अल्कोहल बना के दिखाया। अब हम वो तरीकेकार पढ़ने जा रहे हैं कि जिस तरीके से इथेनॉल को अनफिट किया जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, और आप क्या करते हैं जी कि इथेनॉल को मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जी, या आप इसको डीनेचर्ड कर देते हैं। डीनेचर्ड का मतलब ये जी कि इथेनॉल अगर प्योरीफाई कर लिया जाए, देखिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये इथेनॉल आपने बनवाया है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को जीरो करना जरूरी है। तो एक मसला तो ये है जी, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को जीरो कर लें तो जीरो करने के बाद जो इथेनॉल है वो नेचुरल अल्कोहल है और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है जी। अब आपने क्या करना है, इसको किसी तरह से डीनेचर करना है, इसका जो एबिलिटी है जी, जो यानी ये पॉइजनस नहीं है तो इसको किसी तरह से पॉइजनस किया जाता है, और पॉइजनस करने के लिए आप इसके अंदर मिथेनॉल को ऐड कर देते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मिथेनॉल पॉइजनस है और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इथेनॉल पॉइजनस नहीं है और इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जी। इसलिए जो लेबोरेटरी के अंदर जो अल्कोहल आता है, यानी जो मिथेनॉल आता है वो जो इथेनॉल आता है वो बेसिकली इथेनॉल नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, बेसिकली मिथाइलेटेड स्पिरिट होती है। यानी उस इथेनॉल के अंदर मिथाइल अल्कोहल यानी मिथेनॉल भी मिला होता है और उसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। जो कंपोजिशन होती है वो आपके सामने है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्तिहान में कई बार पूछी गई है तो आप इसको जरूर देखिएगा जी। तो डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट, और मिथाइलेटेड स्पिरिट और डीनेचर अल्कोहल को डीनेचर करने की वजह क्या है जी, कि इसको ड्रिंक के पर्पस के लिए यूज करने से अवॉइड करना है। तो 85% इथेनॉल होता है और 4% मिथेनॉल इसको ऐसा कर देता है जी कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी मौत पाके कर सकता है जी। तो ये वो तरीका है जिसकी वजह से आप इथेनॉल को की ड्रिंकिंग को अवॉइड करते हैं, इसकी मिस यूज को अवॉइड करते हैं जी। तो मिथेनॉल इसके अंदर ऐड किया जाता है, वाटर भी ऐड किया जाता है ताकि ये आपका मिक्सचर आपको मिले जी। तो जो डीनेचर्ड अल्कोहल है उसके अंदर इथेनॉल 85%, वाटर 11% और मिथेनॉल 4% होता है। ये 4% मिथेनॉल इस इथेनॉल को जहरीला कर देता है, पॉइजनस कर देता है, जिसकी वजह से इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, हाउ मिथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर गैस, या यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वुड स्पिरिट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर गैस। तो सिंपल सा रिएक्शन है, आप ये जानते हैं जी। आपने वाटर गैस के बारे में थोड़ा सा रिएक्शन की कंडीशंस को लिखा जी, और आपने क्या लिखा जी कि वाटर गैस के मिक्सचर को जब 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है at 200 atmosphere pressure over catalyst which is the mixture of zinc oxide and chromium oxide, मिथेनॉल आपको हासिल होता है जिसकी वेपर्स को कंडेंस किया जाता है ताकि उसको आप हासिल कर सकें जी। तो ये इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखी। तो ये सिंपल सा सवाल था जो मिथेनॉल के फॉर्म में भी आया है और वुड स्पिरिट की फॉर्म में भी आया है और ये इम्तिहान में बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और ये भी देखिए इक्वेशंस का सवाल है और लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विद कास्टिक सोडा। तो मिथेनॉल का रिएक्शन कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो यकीनन आप ये जानते हैं जी कि चाहे सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाया जाए या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया जाए, अगर आपकी सब्सटेंस एसिडिक है जी तो इसका मतलब है हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा जी। तो मिथेनॉल का रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपको सोडियम मेथॉक्साइड मिलेगा और वाटर यहाँ से रिमूव होगा जी। तो ये हाइड्रोजन और ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये सोडियम यहाँ पे आके लग जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, इसका मतलब क्या है जी कि मिथेनॉल भी एसिडिक इन नेचर है। दूसरा रिएक्शन है लिखा हुआ है जी, इथेनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं। तो आप ये जानते हैं जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से करवाएंगे
तो क्योंकि अल्कोहल आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं जी, तो उसके नतीजे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन वाला आपको अल्केन मिलेगा जी। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है। मैंने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को यानी एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल किया और इसका रिएक्शन हमने इथेनॉल से करवाया। और इथेनॉल के अंदर आप जानते हैं कि OC2H5 इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मिथाइल ग्रुप इस H पे अटैक करेगा और इसके नतीजे में आपको मीथेन मिलेगा। और OC2H5 इस Mg पे अटैक करके एक बाय प्रोडक्ट आपको मिलाएगा, आपको दिलाएगा जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जो आपने लेक्चर नंबर 8 के अंदर स्टडी किया था जी। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए नया नहीं है। लिखा हुआ है जी मिथेनॉल का रिएक्शन अगर आप स्टीम से करवाएं जी, तो मिथेनॉल का रिएक्शन अगर आप स्टीम से करवाएं, ये रिएक्शन खैर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी करेंगे जी। तो मिथेनॉल का रिएक्शन अगर स्टीम से करवाया जाए यानी वाटर से करवाया जाए तो इसके नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है जी। तो ये हाइड्रोजन गैस को बनाने का एक तरीका है। चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आप हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे। खैर ये रिएक्शन था तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जी। इस रिएक्शन को भी अब आप फोकस कीजिएगा जी कि मिथेनॉल का रिएक्शन की अगर हाइड्रोलिसिस की जाएगी यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा यानी मिथेनॉल भी हीटेड फॉर्म के अंदर होगा इसके वेपर्स को, और स्टीम से जब मिथेनॉल के वेपर्स का रिएक्शन करवाया जाएगा तो मिथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन गैस को बनाने का एक तरीका है। ये 5वां सवाल अब आपके सामने है जी और इस सवाल के अंदर भी आपने इक्वेशंस लिखनी है और ये पहली इक्वेशन लिखी हुई है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम 1 प्रोपेनॉल। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेसिकली 2 प्रोपेनॉल है यानी आपने 2 प्रोपेनॉल बनाना है 1 प्रोपेनॉल से। तो आप ये तमाम रिएक्शंस आप पीछे पढ़ चुके हैं जी, तो जरा इसको अपने दिमाग में लेके आए जी। तो इम्तिहान में ये सवाल पूछा गया है जी। तो ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होगा और पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना पड़ेगा जी कि OH ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और OH ग्रुप को रिमूव करने के लिए आपने क्या करवानी पड़ेगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो प्रोपेनॉल की डिहाइड्रेशन करवाई जाती है यानी प्रोपेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। इसके नतीजे में इस कार्बन से OH और इसके बराबर वाले कार्बन से H रिमूव हो जाता है और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अच्छा ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने OH ग्रुप लेके आना है और OH ग्रुप को अल्कीन में लाने के लिए जो रिएक्शन करवाया जाता है उस रिएक्शन को आप हाइड्रेशन कहते हैं जी। तो लेक्चर नंबर 2 में अगर आप जाइएगा वहां पे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा जी। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में आपने इस प्रोपीन की हाइड्रेशन करवाई यानी इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाया और वाटर के साथ ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है इसलिए आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया। वाटर आप जानते हैं H और OH के अंदर ब्रेक होता है जी और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है जी कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो हाइड्रोजन को आपने इस कॉर्नर वाले कार्बन पे भेज दिया और वाटर के OH को आपने बीच वाले कार्बन पे भेज दिया यानी OH कार्बन नंबर 1 से कहां शिफ्ट हो गया, कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट हो गया। तो आपने अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को इस्तेमाल किया और 1 प्रोपेनॉल को 2 प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट इसलिए है जी क्योंकि ये आपके बोर्ड के पेपर के अंदर भी आया हुआ है। तो छोटे से ट्रिकी क्वेश्चन है जी और इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अच्छा जी ये दूसरा रिएक्शन है और उसमें लिखा हुआ है जी इथेनोइक एसिड बनाना है इथेनॉल से। खैर आज के लेक्चर में तो मैंने नहीं पढ़ा लेकिन खैर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आगे आपने ये पढ़ना है जी। तो देखिए इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन करवाना पड़ती है और आप ये जानते हैं जी कि अगर इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो एक इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ा है जी। इस रिएक्शन को आगे लेके जाना हो तो क्या करना पड़ता है जी, इस इथेनॉल की ऑक्सीडेशन जब आप करवाते हैं तो ये इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये जो रिएक्शन है ये आप इंशाल्लाह ताला जब एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी जी। खैर ये क्योंकि इम्तिहान में पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया जी। तो डबल ऑक्सीडेशन है इसके अंदर, तो पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मजीद ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इथेनॉल से आप एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं और उसका तरीका क्या है जी कि इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवा के पहले आप इथेनॉल बनाए यानी एल्डिहाइड बनाए और फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो जरा इस रिएक्शन को भी फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है
और यहाँ पे लिखा हुआ है जी राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज। तो इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज ये आपने स्टार्च के अंदर भी पढ़ा है और मोलासिस के अंदर भी पढ़ा है। फाइनल स्टेप होता है जी, तो ग्लूकोज के अंदर यीस्ट को ऐड किया जाता है और यीस्ट जाइमेज एंजाइम को सिक्रिएट करता है जो इस ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल सा रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं जी, विच इज डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। तो ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होगा और यहाँ पे इथाइल अल्कोहल एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल होगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा जी, इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अगले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एक्सेसिव इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में सल्फ्यूरिक एसिड रिकवर होगा और आपको डाई इथाइल ईथर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी अगेन इक्वेशन का सवाल है और लिखा हुआ है इथीन बनाना है इथाइल अल्कोहल से। तो इथीन को इथाइल अल्कोहल से बनाने के लिए इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। तो इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जिसके नतीजे में इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H रिमूव हुआ और कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। आपने मिथानॉल बनाना है। मिथानॉल से देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्योंकि सारी स्पेलिंग सेम है, सिर्फ AL और OL का फर्क है जी। तो आपने एल्डिहाइड बनाना है अल्कोहल से जी, और अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ता है जी, आपको ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती है जी। तो आपने मिथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाई यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मिथानॉल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथानॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने है और आप यहाँ पे भी आपने इक्वेशन को कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इथेनॉल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाएं। तो आप ये जानते हैं जी इथेनॉल का रिएक्शन अगर थायोनाइल क्लोराइड से करवाएंगे तो आपको इथाइल क्लोराइड मिलता है जी, और अगर इसका रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएंगे उसके नतीजे में भी आपको इथाइल क्लोराइड मिलेगा। जो बाय प्रोडक्ट है उनका जरा आप ख्याल रखिएगा क्योंकि ये इक्वेशन कंप्लीट करना और बैलेंस करने के अंदर ये तमाम चीजें ही चेक की जाती हैं जी, तो बैलेंस करना भी जरूरी है और तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सही लिखना भी जरूरी है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल हुआ और आज इस लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने अल्कोहल्स की केमिस्ट्री को ब्रीफली डिस्कस किया, मिथानॉल और इथेनॉल को बनाने के तरीके और मिथानॉल और इथेनॉल से होने वाले केमिकल रिएक्शन को हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम फिनोल की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और ये याद रखिएगा जी कि फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल है, तो बेंजीन के रिंग पर अगर किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन OH से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो वो क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। तो फिनोल की केमिस्ट्री को इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।